हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो चैप्टर है हमारा वो एकदम अपनी एंडिंग के पास है। मैंने हेलो एल्केन्स वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो हेलो एरीन्स वाला पार्ट है उसकी भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, बट दो इन्फॉर्मेशन अभी बची हुई हैं जो हमें पढ़नी है। कौन कौन सी मैं बताता हूँ आपको। इसकी बात करी मैंने हेलो एरीन्स की। तो पहली चीज़ तो अभी तक हमने ये नहीं सीखा है कि हेलो एरीन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, यानी एक तो हमें इसकी प्रिपरेशन सीखनी होगी, कैसे कैसे प्रिपेयर होगा। दूसरी चीज हमें क्या देखना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। देखो बेटा, हम लोगों ने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है और हेलो एरीन्स की तो अभी पढ़ी नहीं है। और तुम ये भी याद रखना कि हेलो एल्केन्स जो होता है यानी RX, और जो हेलो एरीन्स होता है यानी बेंजीन रिंग के साथ X, इन दोनों की प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे। उस डिफरेंस के होने की वजह क्या है कि देखो, यहाँ पर जो हेलो एरीन है इसमें भी कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, वो तो बात ठीक है, और इसमें भी कार्बन और हेलोजन के बीच में ही बॉन्ड है। बट यहाँ पर जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग का कार्बन है। मतलब कि ये कार्बन कैसा है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जबकि जो यहाँ का कार्बन रहा होगा एल्किल ग्रुप का वो रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को अभी बहुत डिटेल में दो चीजें पढ़नी है। मतलब पूरे चैप्टर में केवल दो चीजें बची हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, और दूसरा क्या बचा हुआ है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। लिख दे रहा हूं मैं, हेलो एरीन्स। आई होप आप लोग को ज्यादा नॉइज ना आ रहा हो, क्योंकि हो तो बहुत सारा नॉइज रहा है लेकिन रुक नहीं सकते। इस समय तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा हो गई गर्मी। लेकिन अब वही बात है, काम करना है तो करना है, नहीं करोगे तो बाकी तो कर ही रहे हैं। तुम्हें करना है तो करो, नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, हम पीछे रह जाएंगे। बाकी दुनिया तो बढ़ ही रही है अपने हिसाब से आगे। तो ठीक है बेटा, पेशेंस के साथ इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हमारी पूरी कोशिश रहेगी बेटा कि आज के वीडियो में हम आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स सिखा पाएं कि हेलो एरीन्स बनते कैसे कैसे हैं। तो इसको सिखाने के लिए पहले मैं आपको हेडिंग्स बता दे रहा हूँ, उस हेडिंग्स को याद कर लीजिए आप। ठीक है, देखो, हेलो एरीन्स बेसिकली दो चीजों से बनता है। एक बनता है फ्रॉम हेलोजिनेशन। हम हेलोजिनेशन कर दें, हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन समझते हो ना, कि क्लोरीन से रिएक्शन करा देना या ब्रोमीन से रिएक्शन करा देना। कैसे कराएंगे वो भी बाद में देखेंगे। तो पहला तो ये तरीका हो गया, और जो दूसरा तरीका रहेगा वो रहेगा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। देखो, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डाइजोनियम सॉल्ट, ये कंपाउंड का नाम अभी तक तो तुमने सुना नहीं होगा, लेकिन अब बहुत सुनोगे। 12th में आ गए हो और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे डाइजोनियम सॉल्ट का नाम बार बार सुनोगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे बहुत कुछ डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में आज के ही लेक्चर में। चलिए, इसमें पहला मेथड हम अपना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम हेलोजिनेशन। फ्रॉम हेलोजिनेशन, फ्रॉम हेलोजिनेशन। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन पढ़ना चालू कर दें और हमें बेसिक बातें ना पता हो हेलो एरीन के बारे में या फिर बेंजीन रिंग के बारे में, तो कोई मतलब है हमको इससे प्रिपेयर करना सीख के? मतलब बस खाली केमिकल रिएक्शन लिख के तुम केमिकल रिएक्शन लिखना सीख जाओगे तो उससे कोई फायदा तुम्हें लगता है दूर के लेवल पे तुम्हें कोई फायदा मिलेगा? मेरे हिसाब से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बता देते हैं। जैसे देखो, ये होता है बेंजीन रिंग, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और इसी में अगर यहाँ हम एक्स लगा दे तो ये हो जाता है हेलो एरीन। इतनी बातें समझ में आई? दो चार बातें और सीखो तुम। जो हमारा हेलोजन एटम होता है, कोई भी हेलोजन एटम हो, फॉर एग्जांपल तुम क्लोरीन ले लो, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा रहेगा, 2 8 7। मतलब वैलेंस शेल में हेलोजन में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो पता ही होगा आपको। आप फ्लोरीन लिखोगे तो भी 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब कोई भी हेलोजन जो होगा, दुनिया का कोई भी जो हेलोजन होगा, उसकी ये टेंडेंसी है कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीजों के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, कोवेलेंट। जैसे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हेलोजन है, दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड कौन से बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बना होगा तो हेलोजन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो 7 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन से इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया होगा। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होंगे कि नहीं मौजूद होंगे? 6 तो मौजूद ही होंगे ना, 7 होते हैं, एक से बॉन्ड बना लिया, 6 मौजूद हैं।
जिनको हम नाम देते हैं लोन पेयर्स। यहाँ पे 3 लोन पेयर है हमारे पास, ठीक है। तो अब कहानी क्या होती है, इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस पाया जाता है, कैसे रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर्स मौजूद हैं और जो इसके पास बॉन्ड्स मौजूद है बेंजीन रिंग में, इन सब की वजह से इसमें रेजोनेंस का फिनोमिना होता है। रेजोनेंस का फिनोमिना होता है। रेजोनेंस के फिनोमिना में होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है हमारा, ये टूट के अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर लेता है, तो उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो वो अपनी पोजीशन को यहाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, और जब ये यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं तो अब हमारा ये बॉन्ड टूट के अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बनाना चाहते हैं और ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, ये टूट के अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देता है। फिर ऐसे करते करते ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो रेजोनेंस के फिनोमेना की वजह से हम ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है हमारा, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। एक बात तो हमने ये सीखी कि हमारा जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन को लेके फिक्स नहीं है, वो कंटिन्यू अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, और कभी दोबारा से अपनी ओरिजिनल जगह पे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि बेंजीन रिंग जब होती है, कोई बेंजीन रिंग और उसमें कहीं पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तो उसमें कुछ पोजीशंस होती हैं। जैसे कि ये होता है मेन पोजीशन जहां पर चीजें लगी होती है, इसको बोलते हैं इप्सो, इसकी तो चलो कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, जो जस्ट बगल में दोनों है इनको बोलते हैं आर्थो। उसके बाद जो पोजीशन आती है उसको बोलते हैं मेटा, सबसे अपोजिट में जो होती है उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो एक बात जरा यहाँ पर देखना, छोटी सी, ये सब छोटी मोटी बातें जानोगे तो तुमको ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। पहले भी तुमने देख रखा है कि अगर हम किसी चीज को पढ़ाने से पहले अगर कोई बेसिक बता रहे हैं तो उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। तो देखना, यहाँ पर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन is higher than meta position, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि तुम देख सकते हो ना, इस दोनों जगह पे आया है निगेटिव चार्ज। देखो ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज आया, यहाँ के बाद यहाँ पहुंचता निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑर्थो पे देखो निगेटिव चार्ज आ रहा है और पैरा पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्योंकि इन दोनों पोजीशन पे हमारा निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है ज्यादा, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन ऑफ मेटा। मेटा पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, ठीक है। आवाज बहुत ज्यादा हो रही है यार, पता नहीं तुम लोग को आ रही हो कि ना आ रही हो। तो इतनी बातें हमने सीखी। देखो बच्चों, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आवाज होना पूरी तरीके से बंद होगी, बट फिर भी मेरा भी आज हारने का इरादा है नहीं, तो वीडियो करते हैं कंटिन्यू। देखो, बात मेरी अभी तक की ये है कि जो हेलोएरीन है, थोड़ा बहुत जो आवाज होगा बेटा उसको सह लेना आप लोग, ठीक है। इतना आज कर लो, बाकी कल से ऐसा नहीं होगा। तो मेरी पूरी की पूरी बात ये है कि ये होती है इप्सो पोजीशन, ये दोनों है ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों है मेटा पोजीशन, और सबसे नीचे है पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ कहाँ होती है, एक तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इन 3 पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब निगेटिविटी ज्यादा होती है। इतना मैंने आप लोग को बताया है। चलिए इस बात को अब करते हैं बाइंड अप, और क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए हेडिंग डालेंगे क्या, सबसे पहला मेथड अब शुरू करेंगे, क्या है भैया, फ्रॉम हेलोजिनेशन। देखो सिंपल सी कहानी ये है कि अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग होगी और हमारे पास होगा कोई एक हैलोजन, ध्यान सुनना मेरी बात, हमारे पास होगी बेंजीन रिंग और हमारे पास होगा कोई हैलोजन गैस। तो अगर हम ले लें कोई लुईस एसिड, क्या ले लें इसके साथ, कोई लुईस एसिड के तौर पर मान लो हमने ले लिया FeCl3, ये बहुत फेमस लुईस एसिड है, या केवल Fe भी लिख सकते हो, आयरन, जितने भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब अधिकतर काम करते हैं लुईस एसिड का। क्यों काम करते हैं लुईस एसिड का, इसकी जानकारी हमें मिलेगी DNF ब्लॉक नाम के चैप्टर पे। तो ठीक है, अभी तुम्हें जानो जहां पर हमने Fe लिया है यह है एक लुईस एसिड, ठीक है। तो सुनना होगा क्या, यहां पर 2 X हैं,
ठीक है, देखो X2 है ये, तो सिंपली तुम याद मान के चलना जितने भी ये पोजीशन होती है बेंजीन रिंग पे, हर जगह पर क्या होता है, एक कार्बन होता है, सारी जगह पर एक कार्बन है, और हर एक जगह पर क्या होगा, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, सारी जगह पे क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा। तो जिस भी पोजीशन पे ये जाएगा, जिस भी कार्बन पे ये हाइड्रोजन जाएगा, वहां का हाइड्रोजन निकलेगा, और जो यहाँ पर दो ठो एक्स हैं यानी X2 हैं, उनमें से एक एक्स के साथ मिलकर बना लेगा HX। भाई यहाँ पर मान लो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन तो लगा ही है, हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो मान लो यहाँ पर गया तो यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, और इनमें से एक एक्स के साथ मिलकर बन जाएगा HX, और जो यहाँ पर दूसरा वाला एक्स बचेगा, X2 में जो दूसरा वाला एक्स है, वो बेंजीन के ऊपर क्या बन के लग जाएगा, हेलोजन के तौर पर यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा बन गया क्या भाई, हेलो एरीन, हेलो एरीन। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन, आयोडीन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताऊंगा आपको, आयोडीन नहीं हो सकता, अभी बात करेंगे, हर चीज पे बात करेंगे। चलो सबसे पहले तुमसे हम एक बात पूछते हैं, क्या इसमें जो ये वाला कार्बन है, ये क्या ये ऑर्थो है, क्या ये मेटा है, क्या ये पैरा है, क्या ये मेटा है, क्या ये पैरा है, सॉरी क्या ये मेटा है, क्या ये ऑर्थो है, इन सबको ऑर्थो मेटा पैरा कहना सही होगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं, इसमें कोई ऑर्थोमेटा पैरा नहीं था, क्योंकि ऑर्थोमेटा पैरा तभी कंसीडर किया जा सकता है जब तुम्हारे बेंजीन रिंग में कोई एक मेन ग्रुप लगा हो। मेरी बात को समझो, मान लीजिए बेंजीन रिंग है और इसमें यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जी करके, तो इसके बिहाफ पे ऑर्थोपैरा बनेगा ना। जैसे मान लो ये अभी यहाँ ना लग के यहाँ लग जाए, देखो मान लिया जी यहाँ लग जाए, तो इसके हिसाब से बगल वाली पोजीशन कौन कौन सी हुई, ये दोनों हुई, ये ऑर्थो कहलाएंगे, ये दोनों मेटा कहलाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, पैरा कहलाएगा। तो ऑर्थो मेटा पैरा जो होता है ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव होता है, तो यहाँ पर कोई ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है, इसीलिए हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, आइए और कुछ देखते हैं। मान लिया हमारे पास ये एक ग्रुप है CH3, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया CH3, और इसके साथ मैंने रिएक्शन करा दिया Cl2 का, तो यहाँ पर हमने लिखा Fe। क्या लिखा भाई, Fe। ये है हमारा लुइस एसिड। कैसे लुइस एसिड हेल्प कर रहा है इस चीज को करने में, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, सब चीजें बताएंगे। रिएक्शन में बनना क्या चाहिए, मान लिया यहाँ पे, और याद रखना, हाँ मैं तुम्हें एक बात और बता दे रहा हूँ कि पूरा कहानी क्या अब समझना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो गया है। देखो Fe है लुइस एसिड, Fe है लुइस एसिड, तो होता क्या है कि जैसे ये Fe है और जो ये Cl2 है, तो थोड़ा मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा आवाज आवाज जो हो रही है इसको थोड़ा सा कोशिश करना कि अवॉइड करो। तो देखो दोनों हमारे पास जो Cl2 हैं, इनके पास कितने लोन पेयर हैं, तीन तीन लोन पेयर होंगे, समझना कहानी। और Fe क्या है, लुइस एसिड। लुइस एसिड करता क्या है, इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। क्या टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भाई खासियत होती है, ये खासियत होती है हमारे लुइस एसिड की कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसने, लेट सपोज कि इसने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इस पे आएगा थोड़ा थोड़ा निगेटिव, इस पे क्या आना चालू होगा, निगेटिव आने लगेगा धीरे धीरे। इस पे क्या आने लगेगा बच्चों, निगेटिव। और इस पे क्या आने लगेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है इससे दूर, भाई इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस पर धीरे धीरे क्या आने लगेगा, पॉजिटिव। क्या आने लगेगा, पॉजिटिव। अच्छा जब ये पॉजिटिव इसके तरफ आने लगेगा, तो क्या होगा बेटा, जब ये पॉजिटिव इसके ऊपर आने लगेगा तो क्लोरीन एटम पॉजिटिव होने लगेगा। तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए जो बीच का बॉन्ड है, जो बीच वाला बॉन्ड है हमारा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को दे देगा, ताकि जो अभी क्लोरीन के ऊपर प्लस आया था वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। अच्छा जैसे ही ये वाला बॉन्ड इस प्लस को खत्म करने के लिए जाएगा, तुरंत हमारे इस वाले क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, इस वाले क्लोरीन पे अब पॉजिटिव आ जाएगा। और जैसे ही इस क्लोरीन पे हमारे पॉजिटिव आ गया, इस Cl के ऊपर जैसे ही हमारे पॉजिटिव आ गया, ये हमारा काम करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया है, प्लस। भाई इसके ऊपर क्या आ गया, क्लोरीन के ऊपर प्लस आ गया है, और जब भी किसी के ऊपर प्लस आता है तो उस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अब वो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो निगेटिव चीज चाहता है। थोड़ा और ध्यान से देखो, यहाँ पर क्लोरीन प्लस का नाम क्या होगा बताइए, क्लोराइड आयन कहेंगे क्या इसको, क्या कहेंगे इसको, क्लोराइड आयन? बिल्कुल गलत, क्लोराइड आयन इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन तब होता है जब निगेटिव हो। एक मिनट, क्लोराइड आयन तब कहते हैं जब ये निगेटिव होता है, अब ये पॉजिटिव है तो उसको कहेंगे क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम
देख रहे हो कितना मधुर गाना गा रही है। क्लोरोनियम आयन Cl+, और ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये हमारा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा किसकी तलाश में रहता है? निगेटिव के तलाश में, निगेटिव के तलाश में। अब थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ से कुछ काम की चीज़ निकल के आएगी। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो Cl2 है और जो यहाँ पर Fe है, Cl2 और Fe है। अब हमको पता है इस पूरे चीज़ में, इस पूरी कहानी में होने क्या वाला है, एक Cl को Fe अपनी तरफ खींच लेगा लुईस एसिड होने की वजह से, और एक Cl बन जाएगा प्लस, यानी क्लोरोनियम आयन। और क्लोरोनियम आयन कहाँ जाना चाहेगा? निगेटिव सेंटर पे। तुम मुझे बताओ, जो इस टाइम हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है, इसमें ऑर्थो पैरा मेटा जैसी कोई चीज़ होगी कि नहीं होगी इस टाइम? तो इस टाइम इसमें ऑर्थो मेटा पैरा होगा। ये हमारा हो गया मेन ग्रुप, ये दोनों है हमारा आर्थो पोजीशन, और ये वाला है हमारा पैरा पोजीशन। और अभी अभी हम बेसिक्स में समझ के आए हैं कि जो हमारी ऑर्थो पोजीशन है और जो हमारी पैरा पोजीशन है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हाँ, जो हमारी ऑर्थो पोजीशन है और जो हमारी पैरा पोजीशन है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी। और ज़्यादा रहने की वजह से होगा क्या? जो हमारा वो क्लोरोनियम आयन था यानी Cl+, वो दो में से एक ही जगह जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा यहाँ पे आके, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 यहाँ लगा रहे और यहाँ पर पैरा पे जुड़ जाए। दो ही पॉसिबिलिटी है सर, एक पॉसिबिलिटी और तो हुई, यहाँ पे भी तो जोड़ सकता है। अबे तो गधे, चाहे यहाँ जोड़ दे तू एक बार, चाहे तू यहाँ पे जोड़ दे, दोनों का मतलब हुआ तो एक ही चीज ना। भाई दोनों में तो सेकंड मतलब वन और मतलब मेथिल और क्लोरीन के बीच में 1 और 2 रहेगा। वहां अगर यहाँ लगाते क्लोरीन तो भी 1 और 2 बनता, तो वो दोनों एक ही कहलाएंगे। तो एक हो गया आपका ऑर्थो वाला, ये हो गया ऑर्थो, और ये हो गया हमारा पैरा। हाँ भाई, तो आपके दो हेलोइरिन्स बन गए, एक बन गया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक बन गया पैरा सब्स्टिट्यूटेड। क्यों बने ऑर्थो और पैरा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड। अब एक सवाल और आता है कि मैंने जो यहाँ पर रिएक्शन की कंडीशन लिखी है, क्या ये बिल्कुल सही है? तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का जरूरत है। हमें यहाँ पर लिखना चाहिए डार्क। सर क्यों डार्क लिखना चाहिए? क्योंकि बेटा अगर हमने डार्क नहीं लिखा यहाँ पे, अगर हम डार्क कंडीशन नहीं लेंगे, तो ये जो क्लोरीन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ये Cl2 है, और यहाँ पे देखो ये कौन सा पार्ट है, देखो ध्यान से, ये एल्केन पार्ट है। ये CH3 क्या एक प्रकार का एल्केन ही तो हुआ ना। अरे CH3 की टेंडेंसी तो एक एल्केन वाली होगी ना। तो यहाँ का एक Cl जाके यहाँ के एक H को हटा के यहाँ Cl लगा सकता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, तो वो वाला रिएक्शन हो जाएगा पूरा। तो वो चीज़ कब होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होती है? जब सनलाइट की प्रेजेंस हो, तभी तो होता है ना। तो हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे डार्क। आप एनसीईआरटी की किताब जब देखेंगे तो उसमें ऊपर वाली चीज़ समझाई ही नहीं गई है, डायरेक्ट सीधे यही लिखा गया है, और उसमें यहाँ पर डार्क मेंशन किया गया है। तो डार्क इसीलिए मेंशन किया गया है इस रिएक्शन में, क्योंकि अगर डार्क कंडीशन नहीं लेंगे तो इसमें जो लगा हुआ एल्केन वाला पार्ट है वो क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वहां पे Cl लगा देगा, जिससे कि हमारा हेलोरीन नहीं बन पाएगा, कुछ और बन जाएगा। हेलोरीन चाहिए तो आपको डार्क करना पड़ेगा कंडीशन और लुईस एसिड लेना पड़ेगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब सवाल देखते हैं इसमें जो पूछा था हमने, वाई, देखते हैं क्या है। हाजी चुप होगा नहीं, गाता ही रहेगा। चलो देखते हैं। देखो अब बात ये आती है कि जो मेथड अभी हमने जस्ट देखा, जो रिएक्शन, क्या इससे हम आइडोबेंजीन बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बना तो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने प्रोसेस पढ़ा है ना, इस सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा आइए समझाते हैं। देखो, अगर हम लेंगे बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ लेंगे I2, और यहाँ लेंगे अपना वही Fe, डार्क लो चाहे ना लो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, और यहाँ पर हमने लगा दिया, रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ I आ जाएगा, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो यहाँ पर H रहा होगा वो H हट के क्या बनेगा, HI। किसी को ये तो नहीं लगता कि सर H केवल यहीं से क्यों निकल रहा है, यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा है? अरे यहाँ से निकालोगे तो भी तो वो यही बनेगा ना, उसमें आयोडीन चाहे तुम ऊपर बनाओ चाहे तिरछे बनाओ, जब एक है तो कोई मैटर थोड़ा ना करता है कि इधर बना के रखे हो, एक ही है चाहे जहां बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है HI। अब देखो इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है। आपको हमने बहुत पहले एक क्वेश्चन कराया था कि हम KI क्यों नहीं यूज करते हैं, उसमें तब उसमें हमने आपको समझाया था कि जो HI होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अंदर टेंडेंसी ये होती है कि ये HI से खुद को दोबारा I2 में कन्वर्ट करना चाहता है, इसकी ये टेंडेंसी होती है कि ये HI से क्या बनना चाहता है, I2 बनना चाहता है। और इसकी ऐसी टेंडेंसी की वजह से ये HI से I2 बनना चाहेगा,
और जब ये HI से I2 बनना चाहेगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये रिएक्शन कैसी है, हो जाएगी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इन नेचर। तो रिवर्सिबल हो जाएगी, इसलिए हम इससे ये वाला प्रोडक्ट नहीं रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि ये दोबारा से रिवर्स करेगा, दोबारा से इस आई को यहाँ से तोड़ेगा और तोड़ के अपने पास बुलाएगा और उसमें मिला के क्या बना देगा, I2 बना देगा, जो कि हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बहुत आसान सोल्यूशन है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर HI क्या है, आप लोग खुद देखो मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप क्या कर लो, आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, जैसे कि HNO3, HNO3। अब इससे फायदा क्या होगा, जो हमारा HI वाला पार्ट है वो जब सोल्यूशन में हमारे HNO3 रहेगा, रिएक्शन में हम HNO3 को भी डाल देंगे, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाला पार्ट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब बिजी हो जाएगा, इनके साथ रिएक्शन करने लगेगा। और जब हमारा ये वाला पार्ट इधर बिजी हो जाएगा, इस तरफ बिजी हो जाएगा, तो क्या वो हमारे इस वाले पार्ट को डिस्टर्ब करेगा, क्या इस वाले पार्ट को डिस्टर्ब करेगा, करेगा इसको डिस्टर्ब, ऑब्वियसली नॉट, नहीं करेगा, क्योंकि वो बिजी है इस टाइम HNO3 के साथ। वो उसके एच आई जो हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हमारे HNO3 के साथ इंगेज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम एक दूसरे के लिए बेताब रहते हैं, तो वो उधर उधर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, जिसके वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं होगा। अब हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। इसका जो लिखने का आंसर है वो मैं आपको भेज दूंगा। मैं इतना ज़्यादा उस पर फोकस करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी वही चीज़ बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो क्या फ़ायदा उसी चीज़ को करके। ठीक है, तो ये हो गया इरिवर्सिबल। ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया। अब आइए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड जो रहेगा वो रहेगा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। आइए आपको बताता हूँ डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, N2+Cl-। इसको याद कैसे रख सकते हो, याद रखना एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, एजो वर्ड होता ही नाइट्रोजन के लिए है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो डाई है, मतलब दो दो एन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, डाई एजो, डाइजो। और पॉजिटिव चार्ज है, तो तुमको पता है कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव होती है तो उसका एंडिंग हमेशा ईएम से होता है, ईएम से होता है ना एंडिंग, तो ये होगा डाइजोनियम। और क्योंकि यहाँ पर एक प्लस के साथ एक निगेटिव चीज़ भी लगी हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट। ज़रूरी नहीं है Cl- ही हो, कोई भी निगेटिव हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्या नाम देते हैं भाई इसको, डाइजोनियम सॉल्ट। ये कैसे बनाया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे किसी दिन। तो डाइजोनियम सॉल्ट होता है, और याद रखना ये बहुत कम स्टेबल होता है, ये केवल किस रेंज में स्टेबल होता है, 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी कंडीशन के वजह से हो गया, 0 से कम टेम्परेचर हो गया या 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो ये कंपाउंड तुरंत अपने आप को जो है चेंज कर लेगा किसी दूसरे कंपाउंड में, ये इस कंपाउंड के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डाइजोनियम सोल्ट के साथ अगर हम कोई कॉपर हैलाइड लेते हैं, कॉपर हैलाइड, क्या लेते हैं, कॉपर हैलाइड, तो कॉपर हैलाइड लेते ही क्या होगा, जो भी कॉपर हैलाइड ले, मान लो हम CuCl लिए, क्या लिए, CuCl, तो क्या होगा यहाँ पे, जो भी हैलाइड लेंगे हम वही निकल जाएगा, CuCl+HCl कर दीजिए, CuCl+HCl, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, खत्म। जो N2 है, जो यहाँ पर N2 लिखा हुआ है, ये N2 बन के निकल जाएगा, और जो हमारा H और X है, मतलब Cu, जो हमारा X निकलेगा वो Cu के साथ चला जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। यार मेरा तो एकदम दिमाग खराब है गर्मी से, मुझे लगता है कि इससे बेकार लेक्चर में कभी ज़िंदगी में दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, मजबूरी है, आज झेल लेना, कुछ दिन की बात है फिर सब सही हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब यहाँ का जो Cl है वो चला गया हमारे डाइजोनियम वाले पार्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है, और पूरा ये पार्ट हमारा रिमूव हो गया, और इसमें जो N2 है वो N2 गैस बन के निकल गया, Cl के तौर पर ही रह गया, और जो Cl हमने यहाँ लिया था वो यहाँ पे लग गया। अगर ऐसे हम पूरा Br करके सीन बनाए, कैसे बताते हैं आपको, यहाँ पर लगाया
N2X, और हमको मान लो ब्रोमीन वाला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, CuBr और साथ में HBr। अभी क्या होएगा भाई, बेंजीन रिंग पे आ जाएगा Br, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, N2 गैस तो अलग निकल ही जाएगी, HBr का HBr ही रह गया। अब बात आती है सर ये वाला X कहाँ जा रहा है, तो ये वाला X जो है, जो यहाँ पे Cu लगा हुआ है, इसके साथ चला जाएगा, CuX। ऐसे यहाँ पर भी किसके साथ चलाएगा, ऐसे यहाँ पर भी क्या हुआ था, CuX निकल गया था, तो वो जो भी यहाँ से Cl जाता है वो X उसी के पास चला जाता है, ठीक है। याद रखना, CuX की जगह कई बार आपको रिएक्शन में Cu2H2 भी लिखा मिल सकता है। एक्चुअल में CuX क्या करता है, डाइमर के फॉर्म में मौजूद रहता है। मतलब कुछ दोस्त होते हैं ना, कुछ लड़के होते हैं ना, कि वो कर तो सब कुछ अकेले लेते हैं, बट फिर भी इनको कहीं जाना होगा तो वो एक लड़के को पहले साथ में लेके जाएंगे, ये भाई तू चलना साथ में। और वैसे ही डाइमर होता है। डाइमर क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो हमेशा दो मॉलिक्यूल एक साथ में घूमना चाहते हैं। तो Cu2H2 डाइमर के फॉर्म में रहता है। एनसीईआरटी में Cu2H2 ही लिखा होगा, ठीक है। तो Cux या Cu2H2, तुम्हें कहीं लेना हो CuCl, तो तुम उसकी जगह Cu2Cl2 भी लिख सकते हो, क्योंकि डाइमर के फॉर्म में ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई न्यू कि मुझे पता है कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, और कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। और ये सब चीज़ें आसान भी हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे अपना डेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको दिमाग में, आप सोचिएगा, डायजोनियम सॉल्ट क्यों खास है। डायजोनियम सॉल्ट डायजोनियम सॉल्ट क्यों खास है, क्यों खास है। जो काम हमने अभी इससे किया, वही सेम काम हम क्या सिर्फ NH2 से कर सकते थे। यहाँ पर अगर हम NH2 लगा देते, तो क्या ये काम होता, ये काम, ये भी, ये भी सेम रिएक्शन को करा सकता होगा, करा सकता होगा। अगर नहीं तो क्यों, अगर नहीं करा सकता है तो क्यों। सोचिएगा, ये सोचेंगे आपको तो कुछ बढ़िया सा चीज निकल के आएगा। बाकी ये आप कर लो, डाउट्स वगैरह बाकी जो बच्चों ने भेजा है वो हम करके भेज देंगे आपको, ठीक है। चलो ठीक है, जाओ ध्यान रखना, और ध्यान ही रखना, और क्या ही बताएं। चलो।